आप जितना हल्का मान रहे थे आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को, उतनी हल्की है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेहनत लगेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जस्ट एक अनदर डिग्री की तरह इसको ट्रीट करो, नहीं। अगर यहाँ पे आईआईटी का टैग है तो आईआईटी वाली मेहनत भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में यू ग्रेड या फिर WA/WQ ग्रेड आ रहा है तो आखिर आपको क्या करना चाहिए, आपका ये ग्रेड आखिर आया क्यों है एंड आपके आगे के क्या नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं। तो हम इन सारी बातों पे एक अच्छे से डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर मेरा ये ग्रेड आया क्यों है एंड इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आपको ग्रेड्स की थ्योरी समझनी है कि कौन से ग्रेड पे क्या मीनिंग रहता है, तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इवन आपके यू बटन में वो दिख भी रहा होगा, ठीक है, आई बटन में सॉरी, तो आपको देख भी सकते हो। अब देखो, अगर आपका यू ग्रेड आया है तो इसका मीनिंग ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में फेल हो गए हो एंड आप सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स लाने में अनेबल रहे हो। ठीक है, आप नहीं ला पाए हो, आप पास नहीं हो एंड गोवा फिरा की सारी बात यह है कि आप फेल हो गए। अब अगर आप फेल हो गए तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑल्दो एकेडमिक प्रेशर तो होता ही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी डिग्री ख़राब हो गई। आप यहाँ पे आगे स्टेप्स ले सकते हो। आप दोबारा से जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए आप उसको रिपीट कर सकते हो एंड आपके जो रिपीटेड ग्रेड्स होंगे उनको आपके फाइनल ग्रेड में काउंट करा जाएगा। तो इसका मतलब है आपका जो फाइनल CGPA होगा अभी भी आप उसको बेटर कर सकते हो। अभी कैसे करोगे एंड आपको क्या एक्शन लेने पड़ेंगे वो एक बार हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यू ग्रेड का मीनिंग है कि आपका जो टोटल स्कोर है T जो आपके एंड टर्म में आया है, अगर वो 40 मार्क्स से कम है इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल कहलाओगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके स्टैट्स में 39 मार्क्स आए एंड आपके CT में 38 मार्क्स आए, तो इन दो सब्जेक्ट्स के लिए आपको कहीं ना कहीं रिपीटेशन करना पड़ेगा, आपको इन कोर्सेज को रिपीट करना पड़ेगा, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास वो है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर ईदर इम्प्रूवमेंट और यू कैन गो फॉर री एग्ज़ाम। ठीक है, री कोर्स आप कह सकते हो। आप ये री कोर्स एंड ये जो हमारा इम्प्रूवमेंट है इसमें अंतर क्या है ये हम समझते हैं। तो देख, अगर आप फेल्ड हुए हो, आपके 40 से कम नंबर आए हैं, आपको यू ग्रेड मिला है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास दो सिनेरियोस आते हैं। पहला, आप इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हो। अब अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जाओगे तो इसका मीनिंग क्या है। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर फ़ी पे करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप फाउंडेशन लेवल पे हो यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड आपका जो आने वाला एंटम है, आपको इन एंटम में जो आने वाला एंटम है उसमें आपका जिस भी एग्ज़ाम में आप फेल्ड हो आपको वो दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक तरह से आपको टाइम अलॉट हो जाएगा। तो अगर आप पास हो जाते हो तो आप सीधे सीधे कंटिन्यू कर जाओगे। अब अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हो तो इसका एक ये फ़ायदा है कि आपको शुरू से सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। लाइक आपको क्विज़ेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको दोबारा से असाइनमेंट नहीं सबमिट करने पड़ेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको जस्ट एक एंड टर्म का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड एंड टर्म का एग्ज़ाम भी आपका तुरंत नहीं होगा, वो आपका टाइम लगेगा। ठीक है, जो भी आगे आने वाला सेशन है उसके एंड टर्म में आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन लेवल में हो तो 1000 रुपीज़ एंड अगर आप डिप्लोमा या डिग्री लेवल में हो यानी कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, ओके फोर्थ ईयर तक का तो कोई मतलब नहीं होता, अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो आपको यहाँ पे 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट जिसमें भी आप फेल हुए उसके ये पेमेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, आप फाउंडेशन लेवल के हो, तो आपको 1000 + 1000 यानी कि 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा लेवल में हो या डिग्री लेवल में हो तो आपको हर सब्जेक्ट के 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इम्प्रूवमेंट की। अब मान लो अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, आपको हो रहा है कि नहीं भैया मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मेरे को सारे को शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप कोर्स रिपीटेशन की तरफ जा सकते हो। कोर्स रिपीटेशन क्या है, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, जो कि इवन हो भी चुका होगा, ठीक है, तो अभी एज ऑफ द करेंट डेट आपका 13 तारीख तक आपको यहाँ पे टाइम मिला हुआ है कोर्स रजिस्ट्रेशन का, तो आप उसमें री रजिस्टर कर सकते हो खुद को उस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें आप फेल्ड हुए हो। अब अगर आप री रजिस्टर करते हो तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, अगर आपको मान लो कोई भी कंसेशन नहीं मिला तो आपको यहाँ पे 4000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर ये सब्जेक्ट। अगर ये फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फाउंडेशन का मैं लेके चल रहा हूँ एंड अगर आपको कंसेशन मिला तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट अलग अलग लगेगी। ठीक है, तो जो भी आपका पेमेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगता है वही आपका लगेगा इन द री रजिस्ट्रेशन। ओके, अब अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसमें आपको क्विज भी देने पड़ेंगे, आपको सारे असाइनमेंट भी दोबारा से सबमिट करने पड़ेंगे एंड आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो जो आप करते आए हो आपको वही करना पड़ेगा।
अब इस केस में आपको सारी चीज़ अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको जो भी क्विज 1 क्विज 2 का मार्क्स नया वाला आएगा वो काउंट होगा। इंप्रूवमेंट के टाइम पे जो आपके प्रीवियस क्विजेस थे उनके मार्क्स काउंट होते आपके फाइनल स्कोर के लिए, आपके फाइनल CGPA के लिए। बट इस केस में यहाँ पे आपका दोबारा से सब कुछ होगा। तो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है या फिर आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, अब वही अगर बात करते हैं उन बच्चों की जिनका WA या WQ ग्रेड आया। अब ये WA/WQ ग्रेड का मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये कि या तो आप एब्सेंट रहे थे अपने एंड टर्म के दौरान या फिर आप एलिजिबल ही नहीं थे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब दोनों बातों को एक बार हम समझते हैं। तो देखो, अगर आप WA आ रहा है तो WA का मीनिंग ये रहता है कि आप एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, अब सॉरी एलिजिबल नहीं, WA का मतलब है आप एब्सेंट रहे थे। तो मान लो किसी भी कारणवश आप अपना एग्जाम एंड टर्म वाला नहीं दे पाए थे ड्यू टू एनी रीज़न, तो अब उस केस में आपको सीधे सीधे आगे प्रमोट नहीं करा जाएगा, आपको फेल्ड ही कंसिडर करा जाएगा। बट इस केस में आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास है मेकअप एग्जाम। अब ये मेकअप एग्जाम क्या होता है? मेकअप एग्जाम आपका यहाँ पे कुछ टाइम के बाद एक एग्जाम कंडक्ट करा जाता है उन बच्चों के लिए जो एब्सेंट रहे थे। अब मेकअप एग्जाम के लिए भी आपको जब कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, तो अगर आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपका मेकअप एग्जाम होगा। मेकअप एग्जाम आपका जल्द ही होगा। ठीक है, आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एंड आप मेकअप एग्जाम दोगे तो उसमें जो भी ग्रेड आएगा वही आपका फाइनल स्कोर कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फायदा है कि आपको दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही अगर आप WQ आपका आ रहा है, अगर आप एलिजिबल ही नहीं थे, आप एलिजिबल कैसे नहीं थे? आपका जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर है मान लो अगर वो 40 से कम रहा है या फिर आपने कोई भी क्विज ही अटेम्प्ट नहीं करा, तो इस पर्टिकुलर केस में आप इनएलिजिबल रहे होगे अपने एंटम के लिए। एंड कहने के आपको अलाउ ही नहीं करा गया होगा एंटम देने के लिए। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको सारा कोर्स रिपीट ही करना पड़ेगा। आपके पास मेकअप एग्जाम या फिर दोबारा से एग्जाम देने का कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं है। आपको सारा कोर्स दोबारा से रिपीट करना ही पड़ेगा, आपको री रजिस्टर करना ही पड़ेगा। जितना पेमेंट आपने पहले किया था वही पेमेंट आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी बात यहाँ पे। अगर आपका U ग्रेड आ जाता है तो, या फिर अगर आपका WA या WQ ग्रेड आ जाता है तो। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद आई होप आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, तो आप अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ साथ जो भी आपको सिनेरियो समझ आता है आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप एब्सेंट थे तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी। अगर आपने पढ़ाई करी है तो मेकअप एग्जाम के लिए जाओ, अगर नहीं करी है तो मेकअप एग्जाम के लिए मत जाओ, क्योंकि मेकअप एग्जाम के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री में नहीं होगा वो। ठीक है, तो मान लो अगर आपने नहीं पढ़ा है सीधे आप मेकअप एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप उसमें भी फेल हो जा रहे हो, तो भी आपको री रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो री रजिस्टर डायरेक्ट ही कर लो, फालतू में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही वो बच्चे जो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, वो मैं यही कहूँगा कि उन बच्चों को कि देखो, आप जितना हल्का मान रहे थे IIT मद्रास की BS डिग्री को, उतनी हल्की है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेहनत लगेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जस्ट एक अनदर डिग्री की तरह इसको ट्रीट करो, नहीं। अगर यहाँ पे IIT का टैग है तो IIT वाली मेहनत भी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आज से अभी से ही जी तोड़ मेहनत करो। मेरी वीकली समरीज वाली वीडियोस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वो देखो। एंड आने वाले सैम्पल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इवन बैच भी लाने वाला हूँ, तो आप उसका भी इंतजार कर सकते हो। एंड आप उसके इंतजार करने का ये मतलब नहीं कि पढ़ाई ना करो, और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो। ठीक है, यूट्यूब पे आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वीकली समरीज के नाम पे। एंड मैथ के लिए मॉड्यूल वाइज सीरीज भी है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे काफ़ी हद तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे फॉर योर एंड टर्म्स, क्योंकि उसमें हमने सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, उसमें हमने सारे कंसेप्ट भी अच्छे से सिखाए हैं। ठीक है, बाकी आई होप आपको कोई भी अब इशू नहीं आ रहा होगा इस पर्टिकुलर बात से रिलेटेड। अगर आपको और कोई भी डाउट है IIT मद्रास BS डिग्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, मैं आपका सोल्यूशन बताना पसंद करूँगा। ठीक है, बाकी टाइम से खुद को रजिस्टर कर लेना। 13 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है हमारे पास। ठीक है, तो 13 सितंबर 5 बजे से पहले शाम की 5 बजे से पहले खुद को रजिस्टर कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे 1 दिन का रिलैक्सेशन टाइम भी मिलेगा, बट आपको इसके भरोसे नहीं रहना है। आप जितना पहले रजिस्टर करके रहो या उतना सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो मेंशन कर देना, मैं आपका सोल्यूशन बता दूँगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।